नमस्कार दोस्तों, साल 2014 में भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। एक ऐसा नेता दिल्ली पहुंचा जिसने विकास और मजबूत नेतृत्व और बड़ा बदलाव का वादा किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नाम था नरेंद्र मोदी। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल किया और 2024 में फिर मजबूती से चुनाव जीता और 2024 में बीजेपी ने कम सीटें होने के बावजूद एनडीए ने सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार उन्होंने शपथ ली। लेकिन आज सवाल यह सिर्फ नहीं है कि मोदी कितनी बार प्रधानमंत्री बने, सवाल यह कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला है। क्या गरीबों को फायदा हुआ है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती हुआ? क्या भारत की इकोनॉमी में मजबूत हुई? क्या जॉब बढ़ी है? क्या भारत दुनिया से सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ है? और दूसरी तरफ यह है कि कुछ फैसले गलत साबित हुए, क्या कुछ वादे अधूरे रह गए और क्या मोदी सरकार के दौर में एक ऐसे विवाद हुए जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नरेंद्र मोदी के 12 सालों का पूरा रिपोर्ट कार्ड, न समर्थन में न विरोध में, बल्कि फैक्ट और घटना के आधार पर। पहले थोड़ी सी कहानी समझ लेते। नरेंद्र मोदी 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो करीब लगभग 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। उनके सपोर्ट में का कहना था कि गुजरात में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में काफ़ी काम किया उन्होंने। 2014 में इसी डेवलपमेंट मॉडल को पूरे देश के सामने रखा गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले बहुमत मिली, मतलब सरकार बनाने के लिए बीजेपी को और किसी और पार्टी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। मोदी प्रधानमंत्री बने और यहीं से उनका मोदी सरकार का पहला बड़ा चैप्टर शुरू हुआ। एक बहुत आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके गांव में सरकार सब्सिडी भेजना चाहती है, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो आपके अकाउंट में पैसा कैसे आएगा? यहीं से शुरू हुआ जन धन योजना। सरकार ने करोड़ों लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, जैसे गरीब और गाँव के लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की गई, उनको मदद मिली। फिर आधार और मोबाइल को इसे जोड़ा गया ताकि आपका पैसा सरकार के जरिए आधार कार्ड से और बैंक अकाउंट और मोबाइल के जरिए आपका पैसा सीधे अकाउंट में आ जाए। यही है जन धन योजना। अगर सरकार को किसी व्यक्ति को 1000 रुपये की सहायता करनी है तो वो पैसा सीधे उसके अकाउंट में भेजा जा सकता है, बीच में और लोगों की ज़रूरत नहीं है। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि डीबीटी कहा जाता है। इस सिस्टम ने गवर्नमेंट स्कीम के डिजिटल बनाने में सफल रही, और लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि करप्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया। बस सरकार के पास सीधे पैसे भेजने का एक डिजिटल तरीका आ गया था उस समय पे। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जिनका असर सीधा हमारे घर पर दिखाई देता है। उज्ज्वल योजना। पहले गांव में कई महिलाएं लकड़ी और दूसरे ट्रेडिशनल फ्यूल से खाना बनाती थी, लेकिन उससे धुआं होता था और सरकार ने गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने की योजना शुरू की। इसे कहा जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। सरकार के अनुसार करोड़ों LPG कनेक्शन दिए गए उन गरीब परिवारों को। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है, सिर्फ कनेक्शन मिल जाना काफ़ी है या सिलेंडर खरीदना भी ज़रूरी है? अगर सिलेंडर बहुत महंगा है तो परिवार उसे खरीद नहीं सकता, तो कनेक्शन का फ़ायदा क्या होगा? और यही कारण है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि ज़मीन पर लोगों के अनुभव से भी देखना चाहिए। फिर साल 2014 में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चालू किया। उनका लक्ष्य था कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट बनना और खुले में शौच की समस्या को कम करना। करोड़ों टॉयलेट बनाए गए, लेकिन यहाँ भी सिर्फ टॉयलेट बनाने पर ख़त्म नहीं हुआ। टॉयलेट है लेकिन पानी नहीं है, और टॉयलेट है कई लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए सैनिटाइजेशन सिर्फ टॉयलेट बनाने का नाम नहीं है। फिर भी यह भारत में अभियान चलाया गया, क्लीननेस को लेकर एक बड़ा नेशनल कैंपेन बना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान देने की कोशिश हुई और साल 2019 में शुरू हुआ जल जीवन मिशन। इस मिशन का आसान मतलब था कि हर गांव में नल से पानी पहुंचाना। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में जहां ग्रामीण घरों में टैप वाटर कनेक्शन से जुड़ा था और 2026 में वह कनेक्शन कई गुना तक बढ़ चुका था। लेकिन अभी सवाल यह है कि नल लग गया है, क्या पानी रोज़ आता है या नहीं आता है? यानी कि कनेक्शन पहला स्टेप है। रेगुलर और साफ पानी मिलना
सबसे असली सफलता है। अब उस बदलाव की बात करते हैं जो सीधा आपके सड़क पर दिखाई देता है। पिछले 12 सालों में भारत में रोड और हाईवेज बहुत सारे काम हुआ। कोई एक्सप्रेसवे बने, मेट्रो नेटवर्क विस्तार हुआ और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन तेज़ी से बढ़ा, नए एयरपोर्ट्स बने, वंदे भारत जैसी ट्रेन शुरू हुई। अब लेकिन इसका फ़ायदा आम आदमी से क्या संबंध है? मान लीजिए पहले आपके गांव से शहर जाने में 4 घंटे लगते थे, अब नई सड़क बनने के बाद वही दूरी आप 2.5 घंटे में पूरी कर सकते हो। किसान का असली फसल जल्दी मार्केट तक पहुंच सकता है। इससे बिजनेस का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से पहुंच सकता है। ट्रांसपोर्ट का जो समय वो बहुत कम हो सकता है इस नए रोड बनने के बाद। यानी कि सड़क सिर्फ सड़क नहीं, ये एक इकोनॉमिक चलाने का तरीका है। लेकिन सवाल वही आया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जॉब भी उतनी तेज़ी से बढ़ी? साल 2014 में एक स्लोगन आया, मेक इन इंडिया। इसका मतलब बहुत आसान था। अगर भारत में लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद रहे हैं, तो कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भारत में बने। इससे 2 फायदे हो सकते थे। पहला कि भारत को बाहर से कम सामान मंगाना पड़ेगा, और दूसरा यह कि भारत में फैक्ट्रीज आएंगी तो जॉब्स भी क्रिएट होगी। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर पर जोर दिया। PLI यानी कि स्कीम के जरिए कंपनीज को भारत में प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए गए। इसका फ़ायदा भी दिखा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ी उस टाइम। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग जितनी बढ़ी उतनी जॉब भी बनी? क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ना और लोगों के लिए एक अच्छी नौकरी बनना हमेशा एक ही बात नहीं होती है। अब आते हैं GST पर। पहले भारत में अलग अलग टैक्सेस थे। एक स्टेट में अलग अलग टैक्स था, दूसरी स्टेट में अलग अलग टैक्स था, एक प्रोडक्ट पर भी अलग अलग टैक्स था और दूसरे प्रोडक्ट पर भी अलग अलग टैक्स था। लेकिन 2017 में सरकार ने GST लागू किया। सरल भाषा में समझे तो कई इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक कॉमन टैक्स सिस्टम बनाया गया। इससे कहा जाता है गुड सर्विस टैक्स यानी कि GST। इससे पूरे देश में एक कॉमन फ्रेमवर्क आया। लेकिन शुरुआत में बिजनेसेस को बहुत परेशानी हुई। छोटे दुकानदारों और ऑनलाइन रिटर्न और पेपर वर्क समझने में बहुत दिक्कत हुई लोगों को। GST के रूल और रेट्स कई बार बदलाव हुआ, इसलिए GST को पूरी तरह सक्सेसफुल कहना सही नहीं है और फेलियर भी करना सही नहीं है। यह एक बड़ा बदलाव था, लेकिन इसे समझने में और लागू करने में काफ़ी समय लगा। अब आते हैं मोदी सरकार के कंट्रोवर्सी फैसलों में से एक। 8 नवंबर 2016 को रात को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और कहा आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। सोचिए अगर आपके घर में 50,000 कैश पड़े रखा है, अगले दिन आपको बताया जाए कि ये नोट अब नहीं चलेंगे, आप क्या करेंगे? बैंक में आएंगे, नोट जमा करेंगे, नए नोट लेंगे। यही पूरे देश में हुआ। सरकार ने कहा कि नोटबंदी के पीछे कई मकसद थे, जैसे कि ब्लैक मनी पर हमला, फेक करेंसी को रोकना, टेरर फंडिंग पर चोट और इकोनॉमी को ज़्यादा फॉर्मल बनाना। लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई उस टाइम पे। बैंक के बाहर काफ़ी लंबी लाइनें लगी, कैश की कमी हुई उस टाइम पे। छोटे दुकानदारों जो कैश पर निर्भर रहते थे उनको बिजनेस उनका बहुत मतलब अलग लेवल पर चला गया। मतलब नुकसान हुआ, फ़ायदा भी हुआ। उस टाइम पे उनको बहुत दिक्कत हुई। और बाद में RBI ने बताया कि लगभग पूरा डिमोनेटाइजेशन कैश बैंकिंग सेक्टर में वापस आ गया है। यहीं से बड़ा सवाल उठा, अगर ज़्यादातर पैसे वापस आ गए तो ब्लैक मनी पर कितना असर पड़ा? सरकार का कहना था कि नोटबंदी का फ़ायदा सिर्फ कैश जमा करना या फिर उनको पकड़ना नहीं, बल्कि जो वापस नहीं आया। इससे इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन बढ़ा और डिजिटल पेमेंट को उस टाइम पर तेज़ी से बढ़ी। लेकिन इकोनॉमिस्ट और क्रिटिक्स ने इस पर इकोनॉमिक कॉस्ट पर सवाल उठाया। इसीलिए मोदी सरकार के आज तक ये सबसे ज़्यादा डिबेट वाली पॉलिसी में से एक है। उसी दौर की एक दूसरी कहानी है। आप दुकान पर जाते हो, कुछ सामान लेते हो, तो आपके पास कैश नहीं है तो दुकानदार बोलता है कि QR स्कैन करो और उसमें पेमेंट कर दो। आप मोबाइल निकालते हो, उसको स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो, बस काम खत्म। लेकिन कुछ साल पहले डिजिटल पेमेंट इतना कॉमन नहीं था। UPI ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अब बैंक अकाउंट में मोबाइल के जरिए आप सीधा पेमेंट कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। चाय वाले से लेकर के बड़े बिजनेस तक हर जगह QR कोड दिखाई देता है। UPI को भारत में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों और छोटे छोटे शहरों में भी बहुत तेज़ी से चला। UPI को भारत में सबसे बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी में से एक माना जाता है।
यही एक बदलाव है जो डेली आम आदमी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं। फिर साल 2020 में एक ऐसी बीमारी आई, शायद किसी ने जिसकी कल्पना नहीं की थी, कोविड-19। सरकार ने लॉकडाउन लगाया और सड़कों पर सन्नाटा छा गया। दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गए और लाखों माइग्रेंट वर्कर की समस्या बड़ी हो गई। अब उनका मानना था कि घर कैसे जाए, मजदूर अपने गांव पैदल निकल पड़े। यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म में से एक बन गया। लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन कैंपेन भी शुरू हुआ। भारत में करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी और कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए वैक्सीन पर डिजिटल रिकॉर्ड बनाया गया। फिर साल 2021 में इसकी दूसरी वेव आई। ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल बेड्स की कमी, कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया। इस दौरान मोदी सरकार के हेल्थ केयर प्रिपेयरनेस को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसलिए कोविड-19 की कहानी दो हिस्सों में है। एक तरफ मास वैक्सीनेशन और डिजिटल मैनेजमेंट और दूसरी तरफ है लॉकडाउन, माइग्रेंट क्राइसिस और सेकेंड वेव की गंभीर चुनौतियाँ। अब आते हैं 2019 से एक ऐसी ऐतिहासिक फैसले, आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट मिला हुआ था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने इस आर्टिकल 370 को स्पेशल प्रोविजनल को इफेक्टिवली समाप्त कर दिया, हटा दिया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में रिकॉग्नाइज किया। सरकार ने कहा कि अब एक देश में एक संविधान और एक व्यवस्था होगी। गवर्नमेंट के सपोर्टर ने इसे नेशनल इंटीग्रेशन का बड़ा कदम बताया, लेकिन क्रिटिक्स ने सवाल उठाया, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से पर्याप्त पॉलिटिकल कंसल्टेशन हुई? क्या इस फैसले के साथ रिस्ट्रिक्शन जरूरी था? क्या स्टेटहुड को हटाना जरूरी था? यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 370 को लेकर एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया, लेकिन स्टेटहुड रिस्टोर करने और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात की। यानी कि आज पूरे मुद्दे पर समझने के लिए इन दो बातों का समझना जरूरी है। भारत सरकार इसे कहती है कि इंटीग्रेशन की समस्या मानती है और क्रिटिक्स इसे ऑटोनॉमी और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन से जोड़कर देखते हैं। अब आया CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। साल 2019 से भारत के नागरिकता कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया। इसका उद्देश्य कुछ ऐसा था कि पड़ोसी देश से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता पाने का एक आसान तरीका था। यह किन लोगों पर लागू होता था? CAA के तहत यह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई और वे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं तथा वो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले आ चुके हो। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार का मानना था कि इन 3 देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता देनी चाहिए और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। सबसे बड़ा बहस इस बात पर हुआ कि CAA के तहत मुस्लिम समुदाय का नाम पात्र इस धार्मिक सदस्यों की सूची में था ही नहीं। इसके कारण आलोचकों ने सवाल उठाया कि नागरिकता देने के लिए धर्म का आधार क्यों बनाया गया। यही सरकार का कहना है कि CAA भारत नागरिकों को नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि कुछ पड़ोसी देशों से आए निर्दिष्ट समुदाय को नागरिकता देने का आसान बनाता है। CAA और NRC में क्या अंतर है? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। CAA यह कुछ लोगों को नागरिकता देने का काम करता है और NRC यह पता लगाता है कि कौन भारत का नागरिक है। CAA अपने आप किसी भी भारत के नागरिक से उसकी नागरिकता नहीं छीन सकता। इसके एक आसान उदाहरण समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया, वह हिंदू समुदाय से है तथा वह 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुका है। अगर वह CAA की बाकी शर्तें को लागू करता है, में पूरा करता है, तो उसे भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना सही और या फिर रास्ता मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में रहने वाला हर हिंदू या गैर मुस्लिम व्यक्ति अपने आप भारत की नागरिकता बन जाता है। अब आते हैं राम मंदिर। 500 साल की बहस का नया चैप्टर, अयोध्या। राम जन्मभूमि विवाद भारत की राजनीति में दशकों से मौजूद था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और डिस्प्यूट लैंड पर राम मंदिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन का रास्ता साफ हुआ और काम करने को कहा। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ।
जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मोदी सरकार और बीजेपी सपोर्टर्स के लिए यह एक ऐतिहासिक अचीवमेंट थी, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि धार्मिक मुद्दों को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। यहीं से मोदी सरकार के पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा सामने आया। डेवलपमेंट के साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आया और मोदी के सपोर्टर्स के लिए हिंदुत्व और कल्चर नेशनलाइजेशन भारत की पहचान जुड़े हुए मुद्दे से हुई। क्रिटिक्स के लिए इससे रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ सकती है और इसलिए राम मंदिर सिर्फ मंदिर की कहानी नहीं है, वह भारत की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को समझने की भी कहानी है। 2020 में सरकार ने 3 नए फार्म लॉ लागू किया। सरकार ने कहा कि किसानों को अपनी अनाज या फिर मतलब अपनी फसल बेचने का कई ऑप्शन मिलेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, एग्रीकल्चर में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन बहुत किसान को डर लगा था कि APMC कमज़ोर होगा, MSP की सुरक्षा कम हो सकती है और बड़े कंपनीज किसानों पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल कर सकती है। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर बड़ा किसान आंदोलन शुरू हुआ। कई महीनों तक प्रोटेस्ट चला, सरकार और किसान के बीच बातचीत होती रही, लेकिन समाधान नहीं निकला और आखिरकार साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों लॉस को वापस लेने की घोषणा की। पार्लियामेंट ने भी इसे रीअपील कर दिया। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पता चला कि बड़ी मेजोरिटी वाली सरकार भी पब्लिक प्रेशर के सामने पॉलिसी वापस ले सकती है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट सपोर्टर ने कहा कि रिफॉर्म का जो उद्देश्य था वो गलत नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन और कम्युनिकेशन में समस्या हुई। इसमें सरकार ने डिफेंस रिक्वायरमेंट को लेकर एक नया सिस्टम लागू किया, अग्निपथ स्कीम। इसे आसान भाषा में समझते, पहले आर्मी में भर्ती होने वाला जवान लंबे समय तक सर्विस कर सकता था, लेकिन इस स्कीम के अग्निवीर में 4 साल तक आपको मौका मिलता है, बाकी 4 साल के बाद आप बाहर जा सकते हो। सरकार कहती है कि इससे आर्मी यंगर को फिटर होगी, लेकिन युवाओं का कहना था कि 4 साल के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। इससे बहुत जगह प्रोटेस्ट हुआ और यह स्कीम आज भी पॉलिटिक्स डिबेट में बड़ा हिस्सा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद हर युवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि जॉब। भारत की इकोनॉमी पहले दशक से काफ़ी बढ़ी हुई है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल हुआ, लेकिन आम आदमी के लिए क्या GDP सिर्फ नहीं है। अगर GDP बढ़ रही है तो क्या आपकी सैलरी बढ़ रही है? अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो क्या युवाओं को एक अच्छी नौकरी मिल रही है? अगर फैक्ट्रीज बढ़ रही है तो क्या एम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही है? यही मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चैलेंज में से एक है। एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉय रेट में समझना सही नहीं है। हमें यह देखना होगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं और कितनी सैलरी मिल रही है, किसकी परमानेंट जॉब है और किसी की टेम्प्रेरी। और हमें यह देखना होगा कि वुमेन वर्कफोर्स में कितनी भागीदारी है और एजुकेटेड जो यूथ है हमारा, वो कितने अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। इसलिए इकोनॉमी में प्रोग्रेस जरूर हुई है, लेकिन जॉब्स और इनकम की क्वालिटी अभी भी बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल फंडिंग की। इलेक्टोरल बॉन्ड, इस स्कीम में पॉलिटिकल पार्टीज को बैंकिंग सिस्टम के जरिए डोनेट दे सकती थी, लेकिन डोनर की आइडेंटिटी पब्लिक नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य था कि पॉलिटिकल फंडिंग में कैश कम करना चाहिए, लेकिन क्रिटिक्स ने सवाल उठाया कि अगर जनता को पता ही नहीं चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा कौन दे रहा है तो ट्रांसपेरेंसी कैसी रहेगी। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हटा दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, हटा दिया। और इससे पॉलिटिकल फंडिंग जो थी, ट्रांसपेरेंसी पर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया। यह सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ये सवाल है उस हर पार्टी को जो पैसा कौन दे रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है उसको, और जनता को यह जानकारी कितनी होनी चाहिए। लेकिन हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। डिमोनेटाइजेशन पर सवाल है, जॉब्स को लेकर सवाल है, अग्निपथ पर विवाद हुआ, CAA पर डिबेट हुई, आर्टिकल 370 पर पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ और इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। और डेमोक्रेसी और मीडिया फ्रीडम तथा सोशल पोलराइजेशन को लेकर के आज भी लगातार बहस होती रही। इसलिए मोदी के 12 साल को सिर्फ अच्छा हुआ या सब खराब हुआ, यह कहना दोनों ही अधूरा हुआ, क्योंकि असली तस्वीर इससे ज़्यादा बड़ी है। भारत 2014 जैसा नहीं रहा, लेकिन क्या 2026 का भारत उस भारत के करीब पहुंच गया है जिसका सपना 2047 के विकसित के रूप में हमें दिखाया गया है।
इसका जवाब आने वाला समय देगा और शायद मोदी सरकार के अगले कुछ सालों का सबसे बड़ा सवाल भी यही होगा। भारत कितना बड़ा बनेगा नहीं, बल्कि भारत का विकास कितने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है और सबसे बड़ी फेलर और कंट्रोवर्सी क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं मिस्टर सीबी। अगर आपको आसान भाषा में फैक्ट और पॉलिटिक्स वीडियो देखना पसंद है और तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।